मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। अरे आप आ गए आज, गेट बंद करो। So let us analyze the test paper which we conducted yesterday for the topic coordinate geometry. ठीक है, वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफी इजी टॉपिक है बिकॉज 30 सी एक्सरसाइज तो कट गई। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो कट गया, कट गया ना, वो तो एक्सरसाइज नंबर 3 कट गया ना। दो ही एक्सरसाइज आ रही है, एक तो डिस्टेंस फार्मूला एंड अदर है सेक्शन फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला सेक्शन फार्मूला पर ही आधारित क्वेश्चंस थे। दो ही फॉर्मूले हैं लेदे के पूरे चैप्टर में। बस ये है कि अब थोड़ी सी आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस पे टकराएगा तो क्या होगा, एक्स एक्सिस पे टकराएगा तो क्या होगा। कोई अगर लाइन एक्स एक्सिस पे टकराएगी तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा जिस पॉइंट पे वो टकराएगी। कोई अगर लाइन वाई एक्सिस पे टकराएगी तो जिस भी पॉइंट पे टकराएगी उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगी। छोटी मोटी बातें पता हो तो काफी इजी क्वेश्चंस थे, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द वाई एक्सिस, इस पॉइंट का वाई एक्सिस से दूरी पूछी है। अब आप कहोगे सर दो पॉइंट की दूरी जानते हैं हम तो, ये तो वाई एक्सिस कह दी, इसका पॉइंट तो बताओ, इसका पॉइंट तो बताओ। ऐसा आप सोचोगे या पूछोगे तो मुझे बताओ वाई एक्सिस से जब मैं इसकी दूरी निकालूंगा, लेट अस सपोज 2,3 कहीं यहाँ पे लाया करेगा। हल्का सा आप रफ डायग्राम भी बना के एनालाइज कर सकते हो, है ना। रफ डायग्राम बना लोगे तो थोड़ा सा हिंट लग जाएगा कि क्वेश्चन क्या है। 2,3 और वाई एक्सिस क्या हुआ, क्या हुआ तो क्या आगे पीछे बंदरों की तरह देख रहे हैं, आगे चुपचाप आके अपना काम नहीं कर सकता, खड़ा हो जा, बिल्कुल पीछे बैठ। आप दोनों आगे आओ। हाँ जी, इस 2,3 की वाई एक्सिस से दूरी पूछी है। वाई एक्सिस ये है, इससे दूरी कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे। अब क्या हुआ सोनाक्षी आपको, क्या ये कौन सी गंदी आदत पहला रखी है आप लोगों ने। मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं और देखना चालू कर रहे हो, फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं फिर सोनाक्षी देखना स्टार्ट कर रही है। या तो आप देख लो एक दूसरे को अच्छे से, शक्लें याद नहीं है तो एक दूसरे की, फिर मैं पढ़ा लेता हूं बाद में। किसी की भी मुंडी पीछे या दाएं बाएं नहीं घूमनी चाहिए, मुंडी ऐसे रहेगी फिर पूरी क्लास में अगर कहीं घुमा दी तो किसी ने। ये पॉइंट है 2,3, इसकी वाई एक्सिस से दूरी अगर पूछे तो वाई एक्सिस से दूरी यही तो होगी, बिकॉज दूरी हमेशा परपेंडिकुलर दूरी होती है। दूरी हमेशा क्या होती है, कभी भी कहे ना डिस्टेंस, अगर दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस का है तो वो तो डिस्टेंस काफी आसान है निकालना। लेकिन अगर एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में डिस्टेंस पूछी जाए तो वो डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखी जाती है। एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में दूरी पूछी जाए, ये पॉइंट है, वाई एक्सिस तो एक लाइन है ना, वाई एक्सिस तो एक लाइन है ना, तो इस लाइन और इस पॉइंट की दूरी का मतलब हो गया इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर दूरी। आप ऐसी दूरी या ऐसी दूरी नहीं पूछोगे, आप परपेंडिकुलर दूरी की बात करोगे। तो ये दूरी निकालना कौन सी बड़ी बात है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर 2,3 है तो ये दूरी 2 होगी ना, और एक्स एक्सिस से दूरी अगर बात करेंगे तो ये दूरी 3 होगी ना। ठीक है, तो उल्टा है, अगर एक्स एक्सिस से दूरी पूछे तो वाई कोऑर्डिनेट आंसर, वाई एक्सिस से दूरी पूछे तो एक्स कोऑर्डिनेट आंसर। शॉर्ट ट्रिक बन गई, बन गई। तो आपसे वाई एक्सिस से दूरी पूछी थी तो वाई एक्सिस से दूरी पूछी तो एक्स कोऑर्डिनेट विल बी माय आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। कल को अगर एक्स एक्सिस आ जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल विद दिस 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 इज, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर एक ट्राइंगल है हमारे पास, उसके 3 वर्टिसेस हैं, लेट अस सपोज दिस बी द ट्राइंगल ए बी सी। 3 वर्टिसेस कौन कौन से हैं, 0,4, दूसरा वर्टेक्स कौन सा है 0,0, और तीसरा कौन सा है 3,0। तो हमको इस साइड का और इस साइड का सम चाहिए। पेरीमीटर ये होता है तीनों साइड का सम। तो इस साइड की दूरी निकालेंगे, इस साइड की दूरी निकालेंगे और इस साइड की दूरी निकालेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। दूरी कैसे निकालते हैं अपन, डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर का होल रूट। तो जैसे ए बी की दूरी निकालूंगा तो y2 क्या है 4 माइनस x2 क्या है 0 इसका होल स्क्वायर प्लस x2 क्या है 0 माइनस x1 क्या है 0 इसका होल स्क्वायर और इसका होल रूट। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 - 0 यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 - 0 0 का स्क्वायर 0, 16 प्लस 0 16 और 16 का रूट क्या हो जाएगा। वैसे तो प्लस और माइनस 4 होगा लेकिन डिस्टेंस की बात करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करेंगे, ओनली द पॉजिटिव वैल्यू। तो ये वाली डिस्टेंस आ गई 4 यूनिट्स, राइट। अब जल्दी से ये बताओ 3 - 0 3 यूनिट्स ही आएगी, क्योंकि ओरिजिन से अगर किसी भी पॉइंट की दूरी निकालोगे तो ओरिजिन तो वैसे भी 0 0 है,
तो जो इधर कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहे हैं वही आंसर होगा। जैसे वहां पे 4 दिखाई दे रहा था तो 4 यूनिट्स आंसर था, यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है तो 3 यूनिट्स आंसर होगा। इजी है। चलो 0,4, अब इसका थोड़ा ढंग से निकालो, 5 होगा। 0 - 3 का होल स्क्वायर बोले तो 9 प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर बोले तो 16, और इसका रूट करोगे 25 का रूट करोगे तो क्या आएगा 5 यूनिट्स। तो अब आपके पास तीनों साइड्स हैं, सम ऑफ देम 4 + 5 9, 9 + 3 12, पेरीमीटर इज 12 यूनिट्स। ये राइट ट्राइंगल है, बिल्कुल है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होता है। तो देखो एक क्वेश्चन और तैयार हो गया। कल को ये पूछ ले कि व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस, एक क्वेश्चन है भी शायद इसी पेपर में, व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस, किस तरह का ये ट्राइंगल बनेगा, तो ये राइट एंगल बनेगा। ओके चलते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, द पॉइंट्स दिस आर द वर्टिसेस ऑफ, अगला ही आ गया लो। ये जो पॉइंट्स हैं ये कौन से ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, यानी कि इन पॉइंट से अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं तो राइट ट्राइंगल बनेगा, आइसोसेलेस बनेगा, इक्विलैटरल बनेगा, स्केलेन बनेगा। राइट कब बनेगा, जब किसी भी दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाए। आइसोसेलेस कब बनेगा, जब दो साइड्स इक्वल हो और तीसरी अनइक्वल हो। इक्विलैटरल कब बनेगा, जब तीनों इक्वल हो। स्केलिन कब बनेगा, जब तीनों ही अनइक्वल हो। तो कुल मिला के हमको डिस्टेंस फॉर्मूला से 3 डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। अब बार बार थोड़ा ट्राइंगल बनाने बैठेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, जल्दी से बताओ। 4 - -4 यानी 4 + 4 8, 8 का स्क्वायर 64, 0 - 0 तो ये हो जाएगा, 64 का रूट क्या हो जाएगा 8। तो एक साइड तो आ गई 8, चलते हैं दूसरी साइड। 0 - 4 16, 3 - 0 का स्क्वायर 9, ये 5 आएगा। तीसरी साइड चलो, 0 - -4 + 4 का स्क्वायर 16, 3 - 0 3, 3 का स्क्वायर 9, वही सेम ही आएगा 16 + 9 यानी 5। तो ध्यान से देखो दो साइड बराबर आई हैं, तो आंसर इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम थोड़े ट्रायंगल बनाने बैठेंगे। ये टेस्ट लेने का पर्पस क्या है कि आप ये छोटी मोटी चीजें आपकी वहां पे सेव हो। जैसे अभी आप पहली बार इसको अटेम्प्ट करोगे तो आप ट्रायंगल बनाओगे, सोचोगे अच्छा ऐसा है वैसा है। दूसरी तीसरी बार अटेम्प्ट करोगे तो ट्रायंगल बनाओगे क्या, आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया कि हमको डिस्टेंस फॉर्मूला से 3 साइड्स का डिस्टेंस चाहिए, लेंथ चाहिए उनकी, तो आप सीधे सीधे कोऑर्डिनेट को देख देख के फटाफट सॉल्व करोगे। ठीक है ना भाई, एमसीक्यू पेपर है। चलते हैं 4th वन, द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इन द रेशियो 1:2 इंटरनली। अभी आपके सेक्शन फॉर्मूला में केवल इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला ही चल रहा है, मतलब इंटरनल फॉर्मूला ही है, मतलब जो पॉइंट डिवाइड करेगा वो इंटरनली डिवाइड करेगा, एक्सटर्नली तो कोर्स में नहीं है। एक्सटर्नली होता तो हम सोचते तो इधर इंटरनली लिखा हुआ हो तो भी ठीक, ना लिखा हो तो आप तो इग्नोर करो। इंटरनली ऐसे में सुने, इंटरनली क्या आ गया, इंटरनल मतलब ये लाइन है, तो ये पॉइंट अगर इंटरनली डिवाइड करता है तो उसको कहते हैं इंटरनल डिवीजन। कई बार पॉइंट बाहर भी होता है लाइन के तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन, बट वो आरबीएससी की बुक में था, आपकी इस साल कोर्स में नहीं है। तो हमको इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन तो सोचना नहीं, हम तो केवल डिवीजन कर रहा है 1:2 में, ये सोचना है। अच्छा जी, दो पॉइंट है, लेट अस सपोज ये लाइन है, ये पॉइंट क्या है 7, वो पॉइंट क्या है 3, एक पॉइंट है जो इनको 1:2 में डिवाइड कर रहा है। 1:2 लगभग यहाँ आएगा भाई, एक हिस्सा ये दो हिस्सा ये, अंदाजा इतना तो अंदाजा लग ही जाता है ना 1:2, यानी ये पॉइंट इस पॉइंट के करीब होगा ना 1:2। ओके, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको पी मान लो, और रेशियो क्या है। कैसे सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, क्या फॉर्मूला लिखने बैठेंगे, नहीं, फटाफट करना है। 1:3 प्लस 2:7, भाई एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो तो एक्स कोऑर्डिनेट्स को पकड़ो। एक्स कोऑर्डिनेट कौन कौन है, ये वाला है और ये वाले, और क्रॉस में मल्टीप्लाई करो। 1:3 3 और 2:7 14 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियोज, तो 3, 14 + 3 क्या होता है 17। तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया 17 में। चलो वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो अब वाई कोऑर्डिनेट्स को पकड़ेंगे दोनों पॉइंट्स के, एक्स कोऑर्डिनेट को तो छोड़ देंगे और वाई कोऑर्डिनेट को बंदी बना लेंगे। वाई कोऑर्डिनेट कौन कौन है -6 और 4, और वही क्रॉस में मल्टीप्लाई 1:4 प्लस 2:-6 और वही सम ऑफ द रेशियोज यानी कि 3। तो 4 - 12 क्या होता है -8/3। अब आपके पास पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये पी पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेगा, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, बताओ। प्लस प्लस होता है यहाँ पे क्या होता है माइनस प्लस, यहाँ क्या होता है माइनस माइनस, और यहाँ पे प्लस माइनस, तो ये प्लस आ रहा है और ये माइनस आ रहा है। कौन सा क्वाड्रेंट है, आंसर 4th क्वाड्रेंट इज माय आंसर। उसने पूछा था वो जो पॉइंट है जो इनको इस रेशियो में डिवाइड करेगा वो लाइज इन
वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाए करता है, तो आंसर इज फोर्थ क्वाड्रेंट। चलते हैं फिफ्थ वन। द फोर्थ वर्टेक्स डी ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी हुज थ्री वर्टिसेस आर दिस। तीन वर्टिसेस दे दिए, चौथा पूछ लिया। एक पैरेललोग्राम है हमारे पास, पैरेललोग्राम कुछ ऐसे बनेगा। लेट अस सपोज द पैरेललोग्राम इज एबीसीडी और उसके तीन, लेट अस सपोज क्या उसने ही कहा एबीसीडी, तीन वर्टिसेस कौन कौन से दे रखे हैं। देखो जब भी तीन वर्टिसेस उसने दे रखे हैं तो ये हमेशा ऑर्डर में माने जाएंगे, चाहे से वो कहे टेकन इन ऑर्डर, चाहे से वो ना कहे। एक क्वेश्चन में मैंने लिखा है जानबूझ के टेकन इन ऑर्डर, एक में हटा दिया। आप दोनों केसेस में क्या मानोगे कि टेकन इन ऑर्डर ही है। तो पहला वर्टेक्स ए क्या है, -2,3, बी क्या है 6, सी क्या है क्या, और डी आपसे पूछ लिया। लेट अस सपोज डी पूछ लिया, उसको x, y मान लो। अब x और y की वैल्यू आपसे पूछिए, कैसे निकालते हैं, अप्रोच क्या होनी चाहिए। देखो पहली अप्रोच कहती है कि डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालो, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला से थोड़ा लेंथी प्रोसेस होगा। कैसे, आप ये डिस्टेंस निकालोगे ए बी, वो तो न्यूमेरिक वैल्यू में निकलेगी, लेकिन जब आप सी डी डिस्टेंस निकालोगे तो वो न्यूमेरिक वैल्यू में नहीं निकलेगी, क्योंकि एक्स और वाई है, वो एक्स और वाई की फॉर्म में निकलेगी। और ये दोनों डिस्टेंस बराबर होती है पैरेललोग्राम की। आप इसको इससे इक्वेट करोगे तो एक एक्स और वाई की वैल्यू को एक न्यूमेरिक वैल्यू से इक्वेट करोगे तो एक्स और वाई की इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक्स और वाई की इक्वेशन। फिर एक इक्वेशन बनी, एक्स और वाई में तो दो इक्वेशन चाहिए, क्योंकि जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, एडी को बीसी से इक्वेट करो, इसमें से डिस्टेंस निकालोगे अगेन न्यूमेरिक वैल्यू, इसमें से डिस्टेंस निकालोगे अगेन एक्स वाई की वैल्यू, और एक्स वाई की वैल्यू को न्यूमेरिक वैल्यू से इक्वेट करोगे, अगेन एक्स वाई की इक्वेशन बन जाएगी। दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करो, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। ये तो है पहली अप्रोच, डिस्टेंस फॉर्मूला वाली। दूसरी अप्रोच क्या कहती है कि टेंजेंट्स, सॉरी डायगोनल्स को कनेक्ट करो। क्या करो, डायगोनल को कनेक्ट करो। लेट अस सपोज ये डायगोनल और ये डायगोनल। अब हमको ये पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये और ये बराबर होगा, और ये बराबर होगा। मान लो अगर मैं इसको O मान लूं, तो जो O है वो AC का भी मिड पॉइंट होगा, और जो O है वो BD का भी मिड पॉइंट। अब BD से तो D का कोऑर्डिनेट मिसिंग है, बट AC के तो दोनों कोऑर्डिनेट हैं, AB है और CB है। तो AC मान लो ऐसे है, AC ऐसे नहीं है, ऐसे है AC और O उसका मिड पॉइंट है, तो क्या इसके कोऑर्डिनेट्स ही निकाल सकता मैं, A के भी गिवन है, C के भी गिवन है, निकाल सकते हो। दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2, सेक्शन फॉर्मूला का स्पेशल केस याद है ना, जब मिड पॉइंट होता है तो दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2। तो -2 और 8 को जोड़े तो क्या मिले 6, 6 का आधा 3, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 3। 3 और 3 को जोड़ा 6, 6 का आधा वापस 3, तो 3,3 आ गया आपका। अब 3,3 को आप इधर लो, अब आप इसको 3,3 को इस वाली लाइन से कंपेयर करो, BD वाली लाइन से। BD ये तो है B, ये है D, और इसका मिड पॉइंट है O, और O के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3,3 और B के क्या है 6,7, और D के आपको पता लगाना। यही तो क्वेश्चन बन गया। तो क्या करोगे, x + 6 डिवाइडेड बाय 2, 3 रख दोगे, मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट है, तो इन दोनों के सम का आधा ये आएगा, तो x + 6 डिवाइडेड बाय 2 क्या रख दोगे 3, और y कोऑर्डिनेट भी कंपेयर करो, y + 7 डिवाइडेड बाय 2, ये भी क्या है y कोऑर्डिनेट भी 3 है, इससे x की वैल्यू आ जाएगी, इससे y की वैल्यू आ जाएगी। निकालो 2 3 जा 6, 6 - 6 0, यानी कि x की वैल्यू 0, और 3 2 जा 6, 6 - 7 -1, तो y की वैल्यू -1। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया x और y 0, -1, ऑप्शन नंबर डी। तो सेक्शन फॉर्मूला से इसको अप्रोच करोगे तो थोड़ा सा आसानी से हो जाएगा, और अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से अप्रोच करोगे तो थोड़ा मुश्किल से होगा, और ये भी हो सकता है कि हो ही ना, ये भी हो सकता है कि होए ही ना, मतलब ऐसी इक्वेशन बन जाए भयानक वाली कि सॉल्व ही ना हो पा रही हो। एक्चुअली इक्वेशन जो दो बनेगी ना एक्स और वाई में, वो दोनों क्वाड्रेटिक बनेगी। अब हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सीखा है, या हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल सीखा है, यही सीखा है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सीखा है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन, लेकिन क्या हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सीखा है? यहाँ से तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन जाती अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से अप्रोच से चलता, तो वो हम सोल्व कर भी सकते थे, नहीं भी कर सकते थे, दोनों बातें थी। तो इसलिए डिस्टेंस फॉर्मूला को इस क्वेश्चन में अप्रोच करना ही नहीं है, सीधे चलना है सेक्शन फॉर्मूला, और सेक्शन फॉर्मूला में भी मिड पॉइंट वाले फॉर्मूला पे, दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2। चलें, इसका आंसर क्या था?
ऑप्शन बी। Sixth one, if the midpoint of the line segment PQ intersecting the y-axis and x-axis at the points P and Q respectively is 2, -1, then the coordinates of P and Q। बेटा ज्योमेट्रिक पोर्शन में सबसे पहली चुनौती होती है क्वेश्चन को समझना और एक मन के अंदर या दिमाग के अंदर एक डायग्राम इमेजिन करना कि ऐसा है। वो इमेजिनेशन अगर अच्छा चला गया तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाता है। क्या कह रहा है, एक लाइन सेगमेंट है PQ, वो y एक्सिस को किस पे छूती है, P पर, x एक्सिस को किस पे छूती है, Q पर, राइट। तो इमेजिन करो ये डायग्राम कैसा होगा, ये y एक्सिस को किस पे छूती है, तो y एक्सिस मान लो ये है, इसको तो छूती है P पर, और x एक्सिस को किस पे छूती है, तो ये लाइन मान लो ऐसी होगी, ठीक है। इस लाइन का मिड पॉइंट दे रखा है 2, -5, राइट। इसी लाइन का तो मिड पॉइंट है 2, -5, मिड पॉइंट को मान लो A मान लो, ठीक है। आपको P के और Q के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, आपको ये कैसे निकालें, अगर ये पॉइंट P y एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो भी होंगे मैं 0, और y कोऑर्डिनेट मिसिंग है तो 0, y लिख देता हूं। ये पॉइंट अगर x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इसका x कोऑर्डिनेट मिसिंग है तो इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं x, 0 लिख सकता हूं। तो अब आपके सामने चुनौती ये है कि x और y की वैल्यू निकालो, दैट्स इट। मिड पॉइंट वाले सेक्शन फॉर्मूला को देखते हैं। अगर मिड पॉइंट वाले सेक्शन फॉर्मूला से चलें तो x + 0 का आधा 2 होना चाहिए, x + 0 / 2 क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और y कोऑर्डिनेट से चलें तो 0 + y का आधा क्या होना चाहिए, -5, 0 + y का आधा क्या होना चाहिए, -5। इसमें से x आ जाएगा, इसमें से y आ जाएगा, बोलो x क्या आएगा, 2 × 2 = 4, 4 - 0 यानी कि 4, तो x की वैल्यू तो आ गई 4, और y क्या आ जाएगा, 2 × -5 - 10, और -10 - 0 -10 ही होगा, तो y की वैल्यू -10, यानी x की वैल्यू तो 4 है, यानी Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 4, 0, y की वैल्यू -10 है तो y P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -10। आपसे P और Q दोनों के रेस्पेक्टिवली पूछें तो इस साइड वाले तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मानने हैं और इस साइड वाले Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मानने हैं, और सेम उसका कॉम्बिनेशन जहां पे यूज हुआ है वो ऑप्शन आपका आंसर है। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आया है, 4, 0, 4, 0 किस में आ रहा है, और सॉरी P पॉइंट के क्या आए हैं, 0, -10, 0, -10 D में आ रहा है, और उसके साथ में Q का भी 4, 0, तो ये कॉम्बिनेशन मैच हो गया ना, ये P का और ये Q का, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है। अगर टाइम की कमी है बाय द वे, तो इस क्वेश्चन में आपने एक चीज नोटिस करी कि जैसे x कोऑर्डिनेट अगर मैंने P के कोऑर्डिनेट्स ही निकाल लिए तो उससे मैं ऑप्शन टिक कर सकता हूं, क्योंकि P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, -10, 0, -10 एक ही ऑप्शन में तो है। हाँ, अगर 0, -10 दो ऑप्शन में होता तब तो मजबूरी हो जाती ये भी निकालें, समझ रहे हो बात को, ठीक है ना। बिल्कुल एग्जाम में हमको बिल्कुल प्रेजेंट रहना है, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि जैसे जबरदस्ती निकाले जा रहे हैं 0, अभी चलो मैं तो आपको समझा रहा हूं तो मैं तो पूरा सॉल्व कर रहा हूं, बट एग्जाम में हमको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है कि सबसे पहले ऑप्शंस को भी नजर करना है। यार एक बात बताओ, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट चारों में अलग है, चारों में ही अलग है, तो केवल P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल के भी ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ा जा सकता है, समझ रहे हो। देयर इज नो नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। हाँ, अगर कोई भी दो ऑप्शन सेम हो जाते, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेम हो जाते, तब जरूरत पड़ती है उसकी। ठीक है, समझ में आई। चलते हैं 7th। द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस, x एक्सिस पे ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जो कि इस गिवन पॉइंट से इतनी यूनिट की दूरी पर हैं। क्वेश्चन समझ में आया, x एक्सिस पे मौजूद ऐसे कितने पॉइंट्स हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछ रहा है वो ये नहीं पूछ रहा है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, कितने पॉइंट्स हैं, 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है, कितने पॉइंट हैं जो कि इस पॉइंट से किसकी दूरी पर है, 2√5 यूनिट्स की दूरी पर है। आपको एक चीज बताऊं, एक 2D प्लेन पर किसी एक पॉइंट को फिक्स कर दें और दूरी फिक्स कर दें, हमेशा 2 पॉइंट ही निकलेंगे। इमेजिन करो, तो बिना कुछ सॉल्व करे आप 2 लगा सकते हो। देखो अभी सॉल्व भी करके बता देंगे। सपोज करो ये 2D प्लेन, कोई भी पॉइंट फिक्स कर दो जहां आपकी इच्छा है। सपोज करो मैंने ये पॉइंट फिक्स कर दिया, मैंने कहा इस पॉइंट से 5 यूनिट की दूरी पे कितने पॉइंट हैं,
तो 5 यूनिट की दूरी पे कितने पॉइंट्स, अगर आपसे अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस फिक्स करते हैं, सॉरी अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस फिक्स ना करें फिर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, क्योंकि 5 यूनिट की दूरी पे ये एक पॉइंट आ सकता है, 5 यूनिट की दूरी पे ये एक पॉइंट आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ऐसे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स आ सकते हैं। बट मैं ये फिक्स कर दूं कि ये पॉइंट या तो एक्स एक्सिस पे लाया करेगा या फिर वाई एक्सिस। अब हमेशा दो ही पॉइंट निकलेंगे। कैसे? सपोज करो मैंने फिक्स कर दिया एक्स एक्सिस पे लाया करेगा, तो इस एक्स एक्सिस पे लाया करेगा, तो एक 5 यूनिट का कुछ इस तरीके से बनाया जा सकता है, और उसको एक्स एक्सिस को थोड़ा एक्सटेंड करो, एक 5 यूनिट का इस तरीके से बनाया जा सकता है। ये दो पॉइंट निकलेंगे 5 यूनिट की दूरी पे। और कितनी भी यूनिट की दूरी फिक्स कर दो, हमेशा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस फिक्स कर दिया तो कितने पॉइंट्स निकलेंगे? 2। और एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस भी फिक्स नहीं किया, पूरे 2D प्लेन ही आपका है, कितने पॉइंट्स होंगे जो इस दूरी पे होंगे? इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर ही रट गया ना, सॉल्व करने की जरूरत है क्या? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस फिक्स करे तो 2 पॉइंट्स, और फिक्स ना करे तो। अब इसको सॉल्व करके भी देख लो, ये क्या कह रहा था, कौन सी एक्सिस फिक्स करी है इसने, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? एक्स एक्सिस। और 2√5 है और 7, -4 है। 7, -4 आप अंदाजे से लगा सकते हो, यहाँ आएगा करीब 7, -4 मान लो यहाँ आ रहा है। ठीक है, अभी 7, -4 एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, उससे फिक्स दूरी पर है। कितना, किस दूरी पर है वो? 2√5 की दूरी पर। लेट अस सपोज मुझे पता नहीं था कि 2 पॉइंट आएंगे, मैंने तो माना यार एक ही पॉइंट आया होगा, तो मैंने एक ही पॉइंट फिक्स कर दिया, ये एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट है। जो भी पॉइंट आपने फिक्स किया उसके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो? वेरी गुड, x,0। भाई एक्स एक्सिस पे तो y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। कोई भी पूछे ना कि एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, हमेशा क्या बताओगे? x,0। x पता नहीं है, 0 तो रहेगा। और मैं पूछूं y एक्सिस पे एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, 0, y। ठीक है, तो x,0। अब ये दूरी कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है बेटा? 2√5 यूनिट्स। आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, कैसे लगेगा? x-7 का होल स्क्वायर प्लस 0 -4 यानी 4 का होल स्क्वायर, और ये दूरी कितनी दे रखी है? 2√5। x-7 का होल स्क्वायर बोले तो x स्क्वायर माइनस 2 7 14x प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4 का स्क्वायर 16। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करके रूट उड़ा देता हूं मैं, यहाँ से रूट उड़ गया, वहां पे भी स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5, 4 5 जा 20। ठीक है, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 14x, जोड़ना जरा 49 और 16 50 50 65, 65 में से 20 हटाया 65 में से 20 घटाया 45। अरे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो x की दो वैल्यूज आनी है, यानी x एक्सिस पे दो कहीं पॉइंट होना ही। हाँ, अगर वो कहता कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ही बताओ, तब तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करता और x की वैल्यू निकालता। बट वो थोड़ा कह रहा है कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो पूछा कितने पॉइंट है, बच्चा भी बता दे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x की दो वैल्यू निकलेगी। बस ये देख लेना x की वो दो वैल्यू बराबर नहीं निकलनी चाहिए, तो बराबर वाली तो साफ साफ दिख जाती है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें b² - 4ac 0 हो, उसमें वो दो पॉइंट बराबर निकलते हैं ना, 2 इक्वल रियल रूट्स। तो b² यानी 14 का स्क्वायर 196, -4ac करोगे 45 × 4 हो जाएगा 180, तो ये 0 तो आ नहीं रहा। दैट मीन्स 2 इक्वल रूट्स तो निकलने से रहे, यानी दो अलग अलग रूट्स ही निकलेंगे, यानी कि दो पॉइंट्स हैं। अगर 2 इक्वल रूट्स निकल जाते तब तो क्या होता, वो दोनों पॉइंट सेम होते और आंसर 1 भी हो सकता था। तो अब आंसर क्या हो सकता था? 1 भी हो सकता था। तो 1 भी हो सकता है भाई, बिल्कुल सही, 1 भी हो सकता है कि एक ही पॉइंट निकले, बट उसके चांसेस बहुत कम है। तो आप यहां तक तो कर ही लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक तो बना ही लेना, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एनालाइज करके बता सकते हो कि x की दो वैल्यूज निकलेंगी या फिर एक ही वैल्यू। यहाँ पे आंसर क्या है? 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर और एक बार अगर मैं ये कर दूं, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस हटा दूं, अब आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट। अब तो एक पॉइंट फिक्स कर दिया, दूरी फिक्स कर दी, तो अनंत पॉइंट से आप उसकी दूरी इतनी बना सकते हो, 2√5 बना सकते हो। ठीक है। 8, द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स दिस टेकन इन ऑर्डर। अब टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बनाना है आपको, बताना है आपको टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, टाइप ऑफ ट्राइंगल, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है और कंपेयर करना है। अच्छा, कितनी बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा इसमें बता सकता है कोई? कितनी बार? 6 बार। 4 तो साइड्स और 2 डायगोनल्स, तभी कंपेयर हो पाएगा कि एक्चुअली ये कैसा पैरेलल कैसा क्वाड्रिलेटरल। जल्दी जल्दी निकालो। 7 में से 2 गया 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 में से -2 गया 5, 5 का स्क्वायर अगेन 25, √25 प्लस √25 बोले तो √50।
ये साइड्स निकाल रहे हैं पहले अपन, है ना। बीसी साइड निकालो, 11 में से 7 गया 4, 4 का स्क्वायर, फिर आ जाओ -1 में से -3 गया -4, -4 का स्क्वायर अगेन 16, तो √32 आया। चलो सीडी निकालते हैं, सीडी। तो 6 - 11 बोले तो -5, -5 का स्क्वायर, और -6 -1 यानी -6 + 1, -6 + 1 यानी कि -5, -5 का स्क्वायर √50, और फाइनली एडी निकालो, एडी। तो 6 - 2 4, 4 का स्क्वायर 16, और -6 -2 यानी -6 + 2, -6 + 2 यानी कि -4, -4 का स्क्वायर अगेन 16। तो साइड्स तो निकल गई, और साइड से साफ साफ पता चल रहा है कि ऑपोजिट साइड्स बराबर हैं। साइड से साफ साफ पता चल रहा है कि ऑपोजिट साइड्स बराबर हैं। ऑपोजिट साइड्स बराबर हैं तो ऑप्शन 2 हो सकते हैं, या तो रेक्टेंगल, नहीं चारों ही हो सकते, नहीं चारों तो नहीं हो सकते, 2 हो सकते हैं। रोम्बस और स्क्वायर में तो चारों ही साइड्स बराबर होती है, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए, ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। आंसर क्या क्या हो सकता है, रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम। सपोज करो रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम में से कोई एक ही ऑप्शन में होता तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम जो भी होता वही आंसर होता, लेकिन दोनों ही ऑप्शन में, दोनों ही ऑप्शन में। तो अब मजबूरी हो गई, डायगोनल की भी लेंथ निकालनी पड़ेगी। अगर डायगोनल की लेंथ बराबर आ जाए तब तो रेक्टेंगल, डायगोनल की लेंथ बराबर ना आए तो पैरेललोग्राम। डायगोनल की लेंथ कैसे निकालेंगे, एसी डायगोनल बनेगा। तो 11 - 2 9, 9 का स्क्वायर 81, -1 - -2 यानी -1 + 2, -1 + 2 बोले तो +1, 1 का स्क्वायर 1। अच्छा इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या, √50 कितना होता है, हमको तो यही कंपेयर करना है ना कि बराबर है या नहीं है, तो उसमें टाइम वेस्ट मत करने लग जाना ना, सब्जेक्टिव वालों को तो करना है ना। √82, हाँ बीडी 6 - 7 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, और -6 - 3 यानी -9 का स्क्वायर, भाई डायगोनल्स आ चुके हैं बराबर, दैट मींस रेक्टेंगल इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। समझ आया। तो क्वेश्चन में कह सकता हूं हल्का सा स्लाइटली लेंथी है लेकिन है बड़ा आसान, स्लाइटली लेंथी बट वेरी इजी, ठीक है ना। Question number 9. The point A, B is the midpoint of the line segment joining this. Also, A - 2B is equals to 18. Find the value of K. देखो ऐसे क्वेश्चन तो पहले भी आ गया जिसमें 2 पॉइंट का मिड पॉइंट बताया गया था, लेकिन उसमें दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट साफ साफ गिवन थे। इसमें A का तो साफ साफ गिवन है, B का भी एक कोऑर्डिनेट तो साफ साफ गिवन है, दूसरा मिसिंग है K, और वो दूसरा कोऑर्डिनेट ही पता लगाना है, ठीक है। और आपको क्या कह दिया कि इसके बीच में कौन बैठता है साहब, A, B बैठता है, इसके बीच में कौन बैठता है, A, B बैठता है। एक इंफॉर्मेशन और है कि A - 2B क्या होता है, 18 होता है। इस इक्वेशन को भी यूज करना है आपको, ठीक है। देखते हैं कैसे। लेट अस सपोज एक लाइन है, इसका A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 10, -6, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है बोलो, और इसके बीचों बीच P मान लो कौन बैठता है, A, B, ठीक है। तो अगर इसके बीचों बीच ये बैठता है तो 10 + K का आधा A होगा, और -6 + 4 का आधा B होगा, ऐसे ही करते हो मिड पॉइंट। तो 10 + K का आधा कौन होगा, A। दूसरी बात, -6 + 4 का आधा कौन होगा, B। तो यहां से अगर इसको सॉल्व करूं तो 10 + K = 2A, वहां से सॉल्व करें तो -6 और 4 कितना होता है, -2, -2 से 2 को डिवाइड किया -1, तो B की वैल्यू तो ऐसे ही आ गई -1। B की वैल्यू -1 आ गई तो मैं इधर पुटअप भी कर सकता हूँ, नहीं तो हाल फिलहाल छोड़ भी सकते हो आप। और 2A की वैल्यू क्या आ गई, 10 + K, तो A की वैल्यू क्या आ गई, 10 + K डिवाइडेड बाय, अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है। तो आप चाहो तो इस वैल्यू को भी रेफर कर सकते हो। चलो यहां से हमको कुछ खास इंफॉर्मेशन K के बारे में पता नहीं चली इक्वेशन में, मैं कह रहा हूं ना इसको भी यूज कर सकते हो और चाहो तो इसको भी यूज कर सकते हो। इक्वेशन में इसमें A है तो आप चाहो तो इसको भी यूज कर लो, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि हमको K की वैल्यू चाहिए, लेकिन यहां से K की वैल्यू निकली क्या, यहां से तो B की वैल्यू निकली, यहां से तो किसकी वैल्यू निकली, B की। तो K के बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई बात नहीं। मुझे बताओ एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है, पढ़ो ध्यान से। A - 2B बराबर कितना है, इसको अलग से सॉल्व करो। A - 2B बराबर, राइट, क्या किस में रखूं,
ए की वैल्यू रखनी है ना, ए की वैल्यू रखनी है, तो ए की वैल्यू के लिए आप इसको भी रेफर कर सकते हो और इसको भी रेफर कर सकते हो कहीं। बात तो एक ही है ना, अरे बात तो एक ही है ना, इसको रेफर करेंगे दैट मींस ए की वैल्यू वैसे ही निकालोगे, वो एक अलग बात है। मैं कह रहा हूं भाई सपोज करो किसी ने यहां तक पहुंच गया, कोई अगर मान लो यहां तक पहुंच गया, ठीक है, क्यों, अगर मैं इसको मान लो 2 करके इसको 4 कर दूं, इसको 36 कर दूं, तो 2a की वैल्यू भी रख सकता हूं 10 प्लस की, कोई बड़ी बात नहीं है, रख सकते हो ना, 2a की वैल्यू भी 10 प्लस के रख सकता हूं। बात तो वही है, इक्वेशन तो सेम ही है, कैसे भी देख लो, है ना। तो a की वैल्यू चलो आप ये लेना चाह रहे हो 10 प्लस के बाय 2 माइनस 2 इंटू बी की वैल्यू तो है क्या, माइनस इक्वल्स टू 18, यहां से के की वैल्यू आ जाएगी। तो सॉल्व करो, 10 प्लस के यहां सॉल्व कर देता हूं, 10 प्लस के बाय 2, माइनस 2 इंटू -1 +2, और +2 को उधर 18 के पास भेजोगे तो क्या हो जाएगा 16, 16 दूनी 32, तो 10 प्लस के की वैल्यू 32, तो के की वैल्यू 32 माइनस 10 यानी कि 22, ऑप्शन डी। ठीक है, कैसे निकालेंगे एक बार फिर से देखो, ए की वैल्यू निकालेंगे इन दोनों को कंपेयर करके आधा करके डिवाइडेड बाय 2 करके, बी की वैल्यू निकालेंगे इन दोनों को कंपेयर करके आधा करके डिवाइडेड बाय 2 से, ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई, ए और बी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे, जिस इक्वेशन में, जो इक्वेशन उन्होंने दे रखी है ये वाली, इस इक्वेशन में ए की वैल्यू भी पुटअप करेंगे, बी की वैल्यू पुटअप करेंगे, वहां से के की वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। 10th वन देखो, the line segment joining the points A 3,2 B 5,1 is divided by the point P in the ratio 1:2 if the point P lies on the, ये एक अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके एनसीईआरटी में भी है क्या, ठीक है क्या बोलो। अच्छा एक चीज और, जब भी रेशियो निकालना हो या रेशियो से रिलेटेड कोई भी चीज हो तो आप रेशियो k:1 मानना, k:1। सब्जेक्टिव पेपर में हम कर रहे थे तो अपन ने m:n माना था, ठीक है, सब्जेक्टिव वालों को m:n से ही प्रोसेस है, मतलब प्रोसेस तो वही है, लेकिन जहां तक ऑब्जेक्टिव वालों की बात है तो उनको तो बताना नहीं है ना भाई कैसे काम करना है, तो आप k:1 से मानोगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी सही होगा, और आपका अंतिम टारगेट यही है कि क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना, तरीका कोई भी हो, तो आप m:n ना मान के क्या कर सकते हो, k:1 रख सकते हो, इवन सब्जेक्टिव वाले भी रख सकते हैं, रेशियो क्या रख सकते हैं, रेशियो ऑफ डिवीजन, हाँ तो k:1 भी रख सकते हो, ओरिजिनल तरीका m:n का है, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक पता है कौन बना पाता है, शॉर्ट ट्रिक वही बना पाता है जिससे एक्सपीरियंस हो, तो वो एक्सपीरियंस होल्डर है इसलिए वो शॉर्ट ट्रिक बना पाते हैं। ओके, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, सपोज करो दिस बी द लाइन सेगमेंट A 3,2 B 5,1, इट इज डिवाइडेड बाय ए पॉइंट P इन द रेशियो 1:2, 1:2 से डिवाइड करेगा तो P को यहां रख देते हैं अपन, इसके कोऑर्डिनेट्स हमको सपोज करो पता नहीं है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मान लेते हैं, क्या मानोगे इसके कोऑर्डिनेट्स बोलो, कोऑर्डिनेट्स पता कर ही लो ना, नहीं है तो क्या है, रेशियो गिवन है ना 1:2, ये 1:2, तो मान क्या रहते हो इसको पता ही कर लो। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे पता करेंगे, 1 × 5 प्लस 2 × 3, 6 + 5 11 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज 3 यानी 11/3। वाई कोऑर्डिनेट बोलो, 1 × 1 1, 2 × 2 4, 4 + 1 5 और सम ऑफ रेशियोज 3। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए साहब। अब क्या कह रहा है, ये पी पॉइंट है ना, ये किसी लाइन पे लाया करता है, एक इस लाइन पे तो लाया कर ही रहा है, लेकिन कोई दूसरी लाइन है, तो सपोज करो इमेजिन करता हूं मैं दूसरी लाइन को यहां से ऐसे जा रही होगी, इस लाइन पे भी ये पी पॉइंट लाया कर रहा है, ये जो दूसरी लाइन है ना, इस दूसरी लाइन के इक्वेशन गिवन है क्या, 3x - 18y = -k, क्या इक्वेशन गिवन है, 3x, इस लाइन की इक्वेशन है 3x - 18y = अगर किसी लाइन की इक्वेशन गिवन हो तो उस लाइन का हर एक पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, अगर किसी लाइन की इक्वेशन गिवन हो तो उस लाइन पे लाए होने वाला एवरी सिंगल पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई दैट इक्वेशन, तो ये P इस पे लाए कर रहा है, तो P के कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, करवा दो और K की वैल्यू निकाल दो, कैसे, 3 × x की वैल्यू -18 × y की वैल्यू इक्वल टू
3 से 3 गया, 3 से 6 टाइम्स गया, 11 माइनस 6 5 जा 30 इक्वल्स टू माइनस के, 11 माइनस 30 माइनस 19 बराबर माइनस के, तो के बराबर 90, ऑप्शन ए। देखो माइनस 19 भी ऑप्शन में रखा हुआ है ताकि गलती हो जाए और आपके मार्क्स कट जाएं, लेकिन याद रखना जो माइनस 19 आंसर आया था वो माइनस के का आया था, वो के का नहीं आया था, वो किसका आया था, तो के की वैल्यू प्लस 19 होगी ना कि माइनस 19, ठीक है। 11th वन, द रेशियो इन विच दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस रेशियो पूछ लिया मैंने, क्या कहा k:1 मान लो, आसान तरीका वही है, 2 पॉइंट्स गिवन है, ए तो है 8 कोमा माइनस 10, बी क्या है 2 कोमा 1, और ठीक है, द रेशियो इन विच दिस लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। अच्छा देखो ये जो मुझे एक चीज बताओ, एक लाइन को डिवाइड करने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, एक लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड करना है एक पॉइंट की, एक पॉइंट जो इसको डिवाइड कर सकता है, एक लाइन भी तो डिवाइड कर सकती है, इस केस में इस लाइन को एक लाइन डिवाइड कर रही है, इस लाइन को कौन, इस लाइन को दूसरी एक लाइन डिवाइड कर रही है, ठीक है, और वो जो दूसरी लाइन है उसकी इक्वेशन गिवन है क्या, 2x + 3y बराबर 5, इस दूसरी लाइन की इक्वेशन गिवन है 2x + 3y बराबर 5, कोई डाउट यहां तक, ठीक है, और ये 2 पॉइंट गिवन है, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मुझे मतलब पॉइंट ऑफ डिवीजन मुझे पता नहीं है, लेट इट बी P। और आपसे क्या पूछ लिया है साहब, रेशियो पूछ लिया है, तो मैंने क्या कहा रेशियो जब भी पूछे तो रेशियो क्या मान लो k:1, कोई डाउट। अब k:1 है तो उसके p के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो, k × 2 2k और 1 × 8 8 2k + 8 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज क्या रहेगा k + 1, ये तो हो गया x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट बताओ, k × 1 k और 1 × -9 तो k - 9 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज k +, अगेन वही लॉजिक, ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, करेगा तो रख दो, k की वैल्यू निकाल दो, क्या कह रहा है 2x बोले तो 2 × x की वैल्यू ये 2k + 8 डिवाइडेड बाय k + 1 + 3y, y की वैल्यू k - 9 डिवाइडेड बाय k + 1, ठीक है, इक्वल टू 5, तो 2 × 2k 4k + 16 डिवाइडेड बाय k + 1 + 3k - 9 यानी कि 27 डिवाइडेड बाय k + 1 इक्वल टू 5, k + 1 एलसीएम हो जाएगा दोनों का और उधर चला जाएगा, तो इनको जोड़ो 4k + 3k 7k 16 - 27 माइनस का 7 और 3 9 और 9 होगा 11 होगा, 4 और 7 11 होगा, सॉरी माइनस का 11, हाँ चलो k + 1 उधर एलसीएम जाके उधर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 × k 5k + 5, 5 को उधर बुलाएंगे तो 2k रह जाएगा, -11 को उधर भेजेंगे तो 16 हो जाएगा, k की वैल्यू ऑप्शन, अच्छा रेशियो पूछा था सॉरी, अब k की वैल्यू 8 है, आपने रेशियो क्या माना k:1, तो रेशियो में k की वैल्यू पुटअप करेंगे तो रेशियो क्या आ जाएगा 8:1, ऑप्शन नंबर डी, समझ आया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखनी है आपको कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई करे तो वो उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, आप उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उस लाइन की इक्वेशन में रख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, इस बात को याद करोगे तो ये 2-3 क्वेश्चन जिसमें लाइन की इक्वेशन गिवन होती है आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। 12th क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन है बट वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन 12th क्वेश्चन को करने के जो तरीके हैं मैं जानना चाहूंगा आपने कैसे किया, मतलब पूरा सोल्व किया क्या। पहली बात तो हम बात करते हैं लेंथ ऑफ मीडियन, मीडियन क्या होता है, व्हाट इज अ मीडियन, एक ट्राइंगल के अंदर किसी एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को छूने वाली लाइन, यही होती है मीडियन। मान लो ये BC है तो BC का मिड पॉइंट अगर D मान लें तो AD क्या हो जाएगी मीडियन, इस AC का मिड पॉइंट मान लो E है तो BE भी हो जाएगी मीडियन, और AB का मिड पॉइंट अगर F है तो CF भी हो जाएगी मीडियन, और मीडियन जिस पॉइंट से गुजरता है उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, क्वेश्चन है आपके सेंट्रोइड के, इसमें कोर्स में भी हैं एग्जाम में भी आएंगे, तो सेंट्रोइड तो पता होना चाहिए क्या होता है,
क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ द थ्री मीडियंस, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री। चलो यहां पे आपसे मीडियन की लंबाई पूछी है, यानी कि तीन मीडियन कौन कौन से होंगे? एडी, बीई, सीएफ, तीनों की लंबाई आपसे पूछी है। ठीक है, अब लंबाई पहले तो मैं बताता हूं निकालेंगे कैसे। लंबाई निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होते हैं? 2 पॉइंट चाहिए होते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए। 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। अब सपोज करो ए के कोऑर्डिनेट्स तो गिवन है 5,1, बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1,5 और सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो अगर मुझे डिस्टेंस एडी चाहिए तो आपके पास ए के कोऑर्डिनेट तो हैं, डी के कोऑर्डिनेट चाहिए, और डी बी सी का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना कौन सी बड़ी बात है? बी और सी के कोऑर्डिनेट को जोड़ो और आधा करो। तो 1 -3 -2, -2 का आधा -1, 5 और ये क्या था? क्या था ये? -1, 5 -1 4, 4 का आधा 2। ये लो डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो अब ए डी डिस्टेंस निकाल सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला से। -1 -5 -6 -6 का स्क्वायर 36, 2 -1 1, 1 का स्क्वायर 1, तो क्या आ गया? √37। अब सुनो, इसी तरीके से बीई निकलेगा, इसी तरीके से सीएफ निकलेगा, बट क्या एक्चुअली जरूरत है इस तरीके से निकालने की? अब सुनो, ये तो तरीका है, ये तो क्या है? तरीका। क्वेश्चन पढ़ा और हमने ये माइंड में सोच लिया कि अच्छा ये काम इसमें करना है। अब फटाफट से ऑप्शंस में नजर डालो। तो आप ध्यान से देखो बेटा, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी चारों में जो बी सी डी ऑप्शन है इसमें एडी की वैल्यू √37 √37 √37। ठीक है, जो बीई की वैल्यू है वो चारों में अलग है, 3 5 4 2, देख रहे हैं? और जो सीएफ की वैल्यू है वो वापस 2 में या 3 में सेम है, 2√13 2√13 2√13 और चौथे में 4√13। इसका मतलब एडी और सीएफ मीडियन निकालने से फायदा नहीं है, केवल बीई मीडियन निकाल के ऑप्शन टिक करो ना, क्योंकि चारों के आंसर बीई मीडियन के अलग हैं चारों ऑप्शन में। समझ रहे हो? क्या ये टेक्निक यूज करी किसी ने? वेरी गुड, इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है ना? हम क्या करेंगे, केवल बीई निकाल के ऑप्शन टिक करके जाएंगे। ये एडी तो हमने निकालना तो था, लेकिन हम क्यों निकालें यार? 3 ऑप्शन में सेम आंसर है, 3 ऑप्शन में सेम आंसर है, हमारा काम बढ़ेगा ना। तो ऑप्शन सिलेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ एमसीक्यू पेपर। वो तो फिर बात ही अलग है। चलो बीई, बीई लेंथ निकालनी है तो ई का मिड पॉइंट 5 और -3 2, 2 का आधा 1, 1 और -1 0, 0 का आधा 0, तो 1,0 और इधर क्या है 1,5, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 5 + 0 तो गलत आ रहा है, 1,5 था क्या वो? 1,5 था क्या बी के कोऑर्डिनेट्स? ठीक है, चलो तो 5 को +0 25, तो √29 आ रहा है, √29 तो अच्छा अच्छा ये 0 होगा, 0 1 -1 होगा, मैंने 1 + 1 कर दिया। हाँ तो ठीक है ना, √25 बोले तो 5। अब बीई 5 जिसमें वही आंसर है ना, क्या एडी और सीएफ निकालते हो? जिसमें बीई 5 यूनिट है वही आंसर है क्या? हाँ गलत का है, सही तो है, वो तो मैंने कैलकुलेट। अच्छा तो कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी। स्कूल जाओगे क्या? ओके चलो, तो यहाँ पे पोस्ट करो और शाम को मिलते हैं फिर, है ना? इसको आज ही खत्म करना है अपने को, है ना? हाँ सर, कल की कल देखेंगे, शाम को तो आओ। शाम को 6:30 बजे आओगे ना? कितने बजे आओगे? कितने स्कूल से कितने बजे आते हो? आप 2 बजे आ जाते हो, तो जल्दी आ जाओ फिर, 4 बजे आ जाओ। साढ़े तो 4:30 से कंटिन्यू कर लो ना। Okay, good evening again. Welcome to Learners Academy. Let's start question number 13. 12 तक हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं ना। 12 तक कोई डाउट नहीं है किसी बच्चे को? ओके
क्वेश्चन नंबर 13, if the line x minus 2y plus k equals to 0 is the median of the triangle। तो मीडियंस वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो चुका था, है ना, मॉर्निंग वाले सेशन में मीडियन समझा दिया था मैंने क्या होता है। तो अब मीडियन और सेंट्रोइड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस, तो मीडियन और सेंट्रोइड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के लिए। एक ना एक क्वेश्चन मीडियन या सेंट्रोइड पे जरूर आएगा भाई, मीडियन पे या सेंट्रोइड पे जरूर आने वाला है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये जो लाइन है ना बेटा, मैम नहीं है, ठीक है, ये लाइन क्या है, मीडियन है। अच्छा ये लाइन मीडियन है, इसका मतलब क्या हुआ, आकांक्षा उधर देखो, निशिता को देखने की बजाय उधर देखो, निशिता आ गई है, हम सबको पता है। हाँ ये लाइन मीडियन है, ये लाइन मीडियन है होने का मतलब है ये लाइन, ये जो चीज दिख रही है ये मीडियन की इक्वेशन है। क्या है ये, मीडियन की इक्वेशन। ये इक्वेशन दिख रही है सबको, x माइनस 2y प्लस के इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन इस मीडियन की है। किसकी है, एक ट्राइंगल के अंदर एक मीडियन बनाना है, उसकी इक्वेशन है, ट्राइंगल का मीडियन है। और ट्राइंगल के वर्टिसेस क्या क्या हैं, पहला वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो कैसे करेंगे हम, लेट अस सपोज कोई भी एक मैं रफ ट्राइंगल बनाता हूं और उस रफ ट्राइंगल में ए बी सी वर्टिसेस मार्क करता हूं। ध्यान से देखना, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज यहां से स्टार्ट होती है। -1,3, बी के वर्टिसेस हैं 0, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,4 और सी के क्या है -5,2। ठीक है, एक मीडियन बनाना है कोई भी, और उस मीडियन की इक्वेशन है ये, एक मीडियन बनाना है उसकी इक्वेशन है ये, ठीक है। अब वो मीडियन ये भी हो सकता है, वो मीडियन ये भी हो सकता है, और वो मीडियन ये भी। हमको नहीं पता कौन से मीडियन की ये इक्वेशन है, पर किसी एक मीडियन की ये इक्वेशन है। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम कैसे पता लगाएं कि इसमें k की वैल्यू क्या है। अगर हमको ये पता होता कि ये इस मीडियन की इक्वेशन है, भाई हमको पता होता ये AD की इक्वेशन है, तो हम क्या करते बेटा, हम क्या करते, d जो है ना, d इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते। कैसे, 0 और -5, -5 का आधा -5/2, और 4 + 2 6, 6 का आधा 3, d के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते। अब ये जो d के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये a के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये दोनों पॉइंट a और d, ये दोनों पॉइंट AD पे लाया कर रहे हैं, तो a के कोऑर्डिनेट्स भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे और d के कोऑर्डिनेट्स भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर a और d दोनों के कोऑर्डिनेट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे तभी ये इसकी इक्वेशन होगी, नहीं तो ये किसी और मीडियन की इक्वेशन होगी, नहीं तो फिर दो मीडियन और है। तो ऐसे चेक करते जाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो और कुछ सोचते हैं। अब आप ध्यान से सुनो, मुझे एक चीज बताओ, जहां पे ये वाला फंडा तो चलेगा नहीं भाई, हम एक एक मीडियन को हिट एंड ट्रायल से देखेंगे, क्या पता ये इसकी इक्वेशन हो, क्या पता ये इसकी इक्वेशन, उसमें टाइम कंज्यूमिंग मेथड भी है, ठीक है। तो हम दूसरी अप्रोच लगाते हैं। देखो हमको पता है कि वो पॉइंट जहां पे 3 मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उस पॉइंट को, सेंट्रोइड कहते हैं। मान लो इसको O मार्क कर दिया और O इसका क्या हो गया, सेंट्रोइड हो गया। अब अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कान खोल के सुनना। किसी भी ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस गिवन हो और उसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो, तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स तो गिवन है और सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है तीनों को जोड़ो और डिवाइडेड बाय 2 करो। समझ में आई बात, तीनों को जोड़ो और डिवाइडेड बाय 2 करो। तो जोड़ो भाई, -1 + 0 + -5, तीनों को जोड़ दिया मैंने, -1 और 0, -1 -1 और -5 कितना हो गया, -6, -6 का आधा किया तो क्या हुआ, और y कोऑर्डिनेट 3 और 4 7 और 2 9, 9 का आधा। ये फॉर्मूला समझ में आया सभी को, सभी को समझ में आया। आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज, एक मिनट रुको आप। x इक्वल्स टू x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 2 या फिर 3, डिवाइडेड बाय 2 या फिर 3, इट इज एक्चुअली 3। तो थोड़ा सा गलत कर दिया हमने,
भाई सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने का जो फॉर्मूला है उसमें 3 का एवरेज ले रहे हो ना, 3 का एवरेज ले रहे हो, तो एवरेज जब 3 का लेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे, 2 से कैसे डिवाइड करेंगे, तो ये गलत है। डिवाइडेड बाई 3 करो, चलो वापस से करते हैं। -1 + 0 + -5 क्या हो गया, ये -6। डिवाइडेड बाई 2 मत करो, डिवाइडेड बाई 3 करो, -6/3 अब सही है। 3 + 4 7, 7 + 2 9, 9 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर है यहां तक? अच्छा जी, सेंट्रोइड के आपको वर्टिसेस मिल गए, कोऑर्डिनेट्स मिल गए, राइट? सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब ये जो इक्वेशन है ध्यान से सुनना, ये किसी एक मीडियन की है, मुझे पता नहीं है कि इस मीडियन की है कि इस मीडियन की है, इस मीडियन की है, मुझे पता नहीं है, लेकिन जो सेंट्रोइड होगा वो ये किसी भी मीडियन की हो, सेंट्रोइड तो उस पर होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। मान लो ये इक्वेशन इस वाले मीडियन की होती तो भी सेंट्रोइड उस पर लाया करता, मान लो ये इक्वेशन इस वाले मीडियन की होती तो भी सेंट्रोइड उस पर लाया करता, और अगर इस वाले मीडियन की होती तो भी सेंट्रोइड उस पर लाया करता। तो सेंट्रोइड तो हर हाल में इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकाल चुके हो आप, क्या, -2, 3, उसको उस इक्वेशन में पुट करो और k की वैल्यू निकालो। इक्वेशन है x - 2y + k = 0। x की जगह पुटअप करो -2, -2 × y की जगह पुटअप करो 3 + k = 0, -2 और -2 × 3 -6 + k = 0, -2 - 6 -8 + k = 0 gives me k = 8 is the right answer, ऑप्शन बी। तो यहां से हम बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरी लेके चल रहे हैं इस क्वेश्चन से, क्या इसको डिलीट कर दूं? इंपॉर्टेंट थ्योरी ये है कि अगर किसी ट्राइंगल में सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो, सेंट्रोइड जो पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हो, तो उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला है x = x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3, और y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला बनता है y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। आपको कि सर फॉर्मूला कहां से बना, तो फॉर्मूला कहां से बना वो समझना है तो फिर आपको बहुत कुछ समझना पड़ेगा। हल्का सा हिंट दे देता हूं, आप घर पे जब भी ट्राई कर सकते हो। देखो एक मीडियन में, जैसे मान लो ये मीडियन है AD, सपोज करो मीडियन है, और सेंट्रोइड मान लो इस पे है O, राइट? तो एक सेंट्रोइड जो होता है एक मीडियन को हमेशा 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। किस रेशियो में डिवाइड करता है? तो आपके पास A के कोऑर्डिनेट्स होंगे, आपके पास D के नहीं होंगे, तो आप मिड पॉइंट वाले तरीके से निकाल लेंगे। अब इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए और रेशियो भी पता है, रेशियो ऑफ डिवीजन भी पता है, तो फिर पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो ना सेक्शन फॉर्मूला से। बोलो निहारिका, निकाल सकते हो सेक्शन फॉर्मूला से? ठीक है, उस तरीके से निकालोगे तो भी यही आएगा, उस तरीके से निकालोगे तो भी यही आएगा, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये क्या है? डायरेक्ट फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला से क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो रहा है, सेम टू सेम फॉर्मूला। दो वर्टिसेस गिवन है, सेंट्रोइड गिवन है, और तीसरा वर्टेक्स पूछा है। मुझे बताओ पहला जो वर्टेक्स है उसको मैं x1 y1 कह दूं, दूसरा जो वर्टेक्स है उसको x2 y2 कह दूं, और तीसरा वर्टेक्स जो मिसिंग है उसको x3 y3 कह दूं, और जो सेंट्रोइड गिवन है उसको xy कह दूं। क्लियर? क्या फॉर्मूला बताया था अभी मैंने? x की वैल्यू कैसे निकालते हैं? x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3। क्या क्या चीज है इसमें? x की वैल्यू है, क्या है? 2 इक्वल्स टू x1 की वैल्यू क्या है? x1 के नीचे क्या आ रहा है? 3 प्लस x2 की वैल्यू क्या है? -7। अच्छा x3 मिसिंग है ना, उसको एज इट इज लिख दो, x3 डिवाइडेड बाय 3। इसको सॉल्व करोगे तो x3 नहीं निकलेगा क्या? इजीली निकल जाएगा। तो 3 को उससे मल्टीप्लाई करा दो, 6 = 3 + -7 यानी -4 प्लस x3। तो x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4 इधर आएगा, 6 + 4 10। तो x कोऑर्डिनेट तो आ गया 10, जरूरत ही नहीं है क्योंकि x कोऑर्डिनेट 10 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है। तो हम जल्दी से करना चाहें तो टिक मार करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर भी अगर आपके पास टाइम है और आप श्योर ही होना चाहते हो, बाय द वे मान लो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दो ऑप्शन में 10 आ जाए, तब तो फिर दूसरा भी निकालना पड़ेगा। तो y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे? y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे। y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या है? y = बोलो y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाय 3। y = y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाय 3। बोलो y क्या है? y तो है ये -1, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट है ना y तो, और y1 + y2 तो -5 + 4, -5 + 4 और प्लस क्या?
हाँ -1 आएगा, सॉरी -1 आएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 3, ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इक्वल टू -4 + 1 -3, तो y3 की वैल्यू -3 + 1 गिव्स मी -2। तो x कोऑर्डिनेट तो आया 10 और y कोऑर्डिनेट आया -2, तो 10, -2 ऑप्शन नंबर ए। कोई डाउट? इन दो क्वेश्चन में कोई डाउट? सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला याद हुआ? ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स का एवरेज, एवरेज कैसे निकालते हैं? जोड़ के 3 से भाग दो। ठीक है, क्लियर है? x वाले में x को जोड़ के भाग दो, y वाले में y को जोड़ के भाग दो। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आ जाइए 15, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिफ्लेक्शन। यस, अब ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, बस समझ में आ जाए, बस समझ में आ जाए तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? परछाई, एक तरीके से, है ना। हमने एक ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन किया था, आपको याद हो तो, जिसमें अपन ने वाटर के ऊपर एक ऑब्जेक्ट लगाया था, स्टार था कोई, और स्टार का रिफ्लेक्शन मून था, मून का रिफ्लेक्शन नीचे पानी में आ रहा था, याद है? हाँ, किसका? एरोप्लेन का? हाँ, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में तो ऊपर मून था, पता नहीं क्या था, एरोप्लेन था, जो भी था, है ना, उसका रिफ्लेक्शन नीचे पानी था बेस पे, और बेस के नीचे फिर रिफ्लेक्शन आ रहा था। वहां पे हमने एक थ्योरी लगाई थी कि बेस से जितना ऊपर ऑब्जेक्ट है, बेस से उतना ही नीचे रिफ्लेक्शन होगा, लगाई थी। जो पानी है, पानी के लेवल से जितने लंबाई ऊपर ऑब्जेक्ट, है ना, लाइट हाउस नहीं था आपके आरबीएस, इसमें इस बुक में नहीं है, आरबीएससी वाली बुक में, लेकिन मैंने क्वेश्चन करवाया था शायद आपको। क्लाउड का क्वेश्चन था, क्लाउड का टेस्ट में आया था ना, क्लाउड का क्वेश्चन था, क्लाउड, एक क्लाउड था ऊपर और क्लाउड का रिफ्लेक्शन था। चलो, अगर नहीं याद आ रहा है तो मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो ये कोई पानी वाली जगह है, ठीक है, ये कोई पानी वाली जगह है, कोई भी नदी नाला कुछ भी मान लो, इसके ऊपर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे मान लो क्लाउड है या एरोप्लेन है मान लो। तो ये इस पानी वाले जगह के जो ऊपर वाला जो बेस है, यहाँ से जितना ऊपर होगा ना, मान लो ये यहाँ से 100 किलोमीटर ऊपर है, ठीक है, जितना भी ऊपर होगा ना, जितनी ये लंबाई होगी ना, उतनी ही लंबाई का रिफ्लेक्शन बनेगा। अब अगर जगह है बनने लायक तब तो बन जाएगा, और अगर जगह नहीं है तो वो टेढ़ा बनेगा, ऐसे टेढ़ा, ऐसे टेढ़ा हो जाएगी, उसकी रिफ्लेक्शन टेढ़ी हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? ये साइंटिफिक फैक्ट है। अगर जगह है 100 किलोमीटर तो खैर अंदर जगह नहीं होगी पानी के अंदर, पर चलो और कोई ऑब्जेक्ट ले लो, एरोप्लेन मतलब, मान लो आप इससे ऊपर मान लो कोई पक्षी उड़ रहा है, 100 मीटर ऊपर पक्षी उड़ रहा है, यहाँ पे इस जगह पे, है ना, कोई बर्ड है, तो 100 मीटर तो नीचे जगह हो सकती है ना, तो उतनी ही नीचे, जैसे जितना ऊपर ये ऑब्जेक्ट है उतनी ही नीचे क्या बनेगी, उसकी रिफ्लेक्शन बनेगी। ये थ्योरी को लेकर अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है ये कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट, एक पॉइंट ले लिया इन्होंने, एक पॉइंट ले लिया 3,5। तो एक बार मैं इसका रफ डायग्राम बनाता हूं, मुझे बताना 3,5 कहां लाया करेगा, कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेगा, पहले तो ये बताओ। ये तो कोई भी बता देगा। तो 1 2 3, 1 2 3 4 5, तो लगभग यहाँ पे लाया करेगा ये पॉइंट। लेट अस से इस पॉइंट का नाम रख देते हैं हम P, 3,5। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये? अब ये कह रहा है कि 3,5 का रिफ्लेक्शन बताओ, एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी। एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्शन बताओ, दैट मींस एक्स एक्सिस को मिरर की तरह यूज करो या कोई पानी की चीज की तरह यूज करो, और बताओ उसकी रिफ्लेक्शन कहां बनेगी। और वाई एक्सिस को में इसका रिफ्लेक्शन बताओ, दैट मींस वाई एक्सिस मान लो कोई पानी वाली जगह है या कोई मिरर है। ठीक है, तो लेट अस सपोज कि एक्स एक्सिस को मैं रिफ्लेक्शन की तरह यूज करूं इसको, तो ये बेस हो गया। मैंने क्या कहा था, ऑब्जेक्ट जितना ऊपर होगा रिफ्लेक्शन उतना ही नीचे होगा, यस और नो? तो ये 1 2 3 4 5 कदम ऊपर है, तो 1 2 3 4 और 5 कदम नीचे और 3 की सीध में ही उसका रिफ्लेक्शन बनेगा। बनेगा क्या होगा इसके कोऑर्डिनेट्स? 3 तो होगा ही होगा, लेकिन 5 की जगह क्या होगा? तो एक्स एक्सिस में इस कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन होगा 3,-5, और इसका रिफ्लेक्शन होगा, वो दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्शन माने जाएंगे। वो इसका रिफ्लेक्शन माना जाएगा और ये उसका रिफ्लेक्शन माना जाएगा, अगर एक्स एक्सिस को मिरर की तरह यूज करें तो। अब बात करते हैं वाई एक्सिस को मिरर की तरह यूज करें, तो देखो वाई एक्सिस से ये कितना दूर है? 3 कदम दूर है, 1 2 3, तो 1 2 3 कदम इधर आ जाओ भाई, वाई एक्सिस के राइट साइड में, तो वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में आ जाओ, तो 3 कदम दूर और 5 पे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बोलो -3,5। तो एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन वाला आंसर है 3,-5, और वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन वाला आंसर है -3,5। अब बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक, जल्दी से कैसे करें।
अगर एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन की बात करें तो एक्स कोऑर्डिनेट को छेड़ना मत और वाई कोऑर्डिनेट को नेगेटिव कर दो, और वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन की बात करें तो वाई कोऑर्डिनेट छेड़ना मत और एक्स कोऑर्डिनेट को नेगेटिव कर दो। सिंपल। कैसे? एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो एक्स कोऑर्डिनेट को तो मैं छेड़ूंगा ही नहीं और वाई कोऑर्डिनेट को नेगेटिव कर दूंगा, तो 5 का नेगेटिव क्या होगा? तो एक्स एक्सिस का रिफ्लेक्शन बनेगा 3, -5। अच्छा, वाई एक्सिस की बात करूंगा तो वाई कोऑर्डिनेट को छेड़ो ही मत, वाई कोऑर्डिनेट को नहीं छेड़ा हमने, 5 का 5 ही है, और एक्स एक्सिस का नेगेटिव कर दिया, 3 का नेगेटिव। देखो ऑप्शन ऐसा कोई जिसमें 3, -5 पहले आ रहा हो, ये पहला ही आ रहा है। रेस्पेक्टिवली का है, रेस्पेक्टिवली मतलब पहला वाला एक्स एक्सिस का रिफ्लेक्शन, बाद वाला वाई एक्सिस का रिफ्लेक्शन। अच्छा, कल को यहाँ पे -3 हो तो फिर -3 का +3 कर देना। नेगेटिव करने का मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव है तो उसको कुछ करो ही मत, नेगेटिव करने का मतलब है अगर वो ऑलरेडी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव भी करना है। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? तो केवल समझ की बात है, बताओ क्वेश्चन बड़ा आसान है, ठीक है ना? तो लैंग्वेज इस तरह की यूज हो सकती है कई सारे क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, इजी क्वेश्चन है, बस एक ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज हो रहे हैं तो बस वो आइडेंटिटीज वगैरह बीच में आ जाएंगी। फटाफट से बताओ, तो क्या होता है y2 - y1? तो y2 - y1 यानी कि 0 माइनस दिस। अब 0 में से इसको ये पूरा है, देखो ये पूरा जहां से कोमा लग रहा है ना, कोमा से पहले पहले ये पूरा एक्स कोऑर्डिनेट है इसका, ये इसका वाई कोऑर्डिनेट है, और फिर ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 0, और यहां से लेके यहां तक ये पूरा इसका क्या है? वाई कोऑर्डिनेट है। समझ में आई? तो y2 - y1, तो 0 में से इसको माइनस करेंगे तो ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन जब इसका स्क्वायर करेंगे तो वापस, तो अल्टीमेटली तो यही होगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर। हालांकि नेगेटिव हो गया था लेकिन होल स्क्वायर करते ही क्या हो गया? पॉजिटिव। अच्छा, y2 - y1 फिर क्या करते हैं? प्लस x2 - x1, x2 - x1 करोगे तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा में से जब 0 को घटाओगे तो यही चीज आएगी, a sin थीटा माइनस b cos थीटा। इसका भी कर दो स्क्वायर, और क्या? a sin थीटा माइनस, हाँ, a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर का होल रूट। यही होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। d इज इक्वल टू क्या होता है? y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। अब वो y2 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, x1 क्या है, ये आपको देखना पड़ेगा। चलो, a प्लस b के होल स्क्वायर से इसको एक्सपैंड करो, क्या बनेगा? ये a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, आगे बोलो b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और आगे बोलो a cos थीटा इंटू b sin थीटा इंटू 2, तो 2ab sin थीटा cos थीटा, प्लस इधर बोलो a sin थीटा का होल स्क्वायर वही a स्क्वायर थीटा b cos थीटा का होल स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, लेकिन अब माइनस है तो -2ab sin थीटा और इस पूरे परिवार का होल रूट, और ये एज इट इज कट गया, वो पॉजिटिव था 2ab sin थीटा cos थीटा, ये नेगेटिव था -2ab sin थीटा cos थीटा, परिवार से परिवार गया ये। आ जाओ, अब देखो साइन स्क्वायर थी, ए स्क्वायर वाली टर्म्स हटो, तो ए स्क्वायर वाली टर्म्स ये दोनों हैं और बी स्क्वायर वाली टर्म्स हटो, ये दोनों हैं, तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, ए स्क्वायर कॉमन निकालोगे यहां से, तो अंदर क्या बचेगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस, जो कि क्या होता है? 1, और इधर से जब आप बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो इधर से भी क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस, विच इज अगेन इक्वल टू 1, तो ए स्क्वायर बन जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जा बी स्क्वायर, और होल रूट तो है ही इन सब पे, वो तो हटा ही नहीं अभी तक, तो ये आपका फाइनल आंसर, होल रूट ऑफ ए स्क्वायर। ए प्लस भी आएगा, वेरी गुड। अच्छा, रूट से स्क्वायर काट दिया ना, वो कब होता? वो कब होता? वो तब होता जब ये ऐसे होता, देख ले, अब देख ले, a प्लस बी का होल स्क्वायर का रूट होता ना, तो ये इससे कट के a प्लस बी आ जाता, अभी नहीं कर सकते ये, अभी तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आंसर माना जाएगा। ठीक है, क्लियर है? वो ए बी ऑप्शन देखे तूने, सी डी ऑप्शन तो देखे ही नहीं, तो यहीं से तूने टिक मार्क कर दिया ना, सी या डी ऑप्शन में रखा हुआ होगा ऐसा कुछ, चेक करो, डी में रखा हुआ है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, 17th पे आइए, इफ द पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई इज इक्विडिस्टेंट। देखो मैंने कोशिश करी है कि हर एक टेक्निकल टर्म एक क्वेश्चन में कम से कम एक बार आ जाए, ताकि वो टेक्निकल टर्म्स जैसे इक्विडिस्टेंट, जैसे रिफ्लेक्शन, जैसे सेंट्रोइड, ये
टर्म्स तो कम से कम एटलीस्ट पता हो आपको, और वो कब पता होंगे जब वो एक्चुअली क्वेश्चन में दिखाई देंगे, है ना। पढ़े रहेंगे बुक में तो बुक तो कोई खोलता नहीं है, अब क्वेश्चन में आ गए तो आप सोचोगे इक्विडिस्टेंट क्या है, राइट। बताओ इक्विडिस्टेंट मतलब क्या होता है। इक्वी बराबर डिस्टेंट दूर होना, इक्वी बराबर डिस्टेंट दूर होना। तो ये जो x, y है वो इससे और इससे बराबर की दूरी पर है, इक्वी डिस्टेंट है ना इन दोनों से, तो ये क्या माना जाएगा, ये इससे और ये इससे बराबर की दूरी पर है। दैट मीन्स इसका इससे दूरी और इसका इससे दूरी बराबर है। आप बराबर कर दो और इन चारों में से देखो कौन सी इक्वेशन उसको सेटिस्फाई करती है। चलो करते हैं। तो सबसे पहले डिस्टेंस पी ए निकालोगे, फिर डिस्टेंस पी बी निकालोगे, राइट। डिस्टेंस पी ए डिस्टेंस पी बी, एक साइड डिस्टेंस पी ए निकालते हैं, एक साइड डिस्टेंस पी बी निकालते हैं। डिस्टेंस पी ए होल रूट ऑफ y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 दैट मीन्स ऐसे ही कर लो, चलो x माइनस 5, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये तो है डिस्टेंस p है। इधर आ जाओ डिस्टेंस pb होल रूट ऑफ x माइनस माइनस 1 यानी x प्लस 1, भाई x माइनस माइनस 1 करते हैं तो x प्लस 1 हो जाता है, उसका होल स्क्वायर प्लस आगे बोलो y माइनस का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं। रूट के अंदर क्या होगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर सॉल्व करो, x स्क्वायर माइनस 2 5 जा 10x प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस y माइनस 1 के होल स्क्वायर को सॉल्व करो, y स्क्वायर 2 1 जा 2 2y प्लस 1, ये होल रूट कम मतलब दोनों पे रहेगा ना, दोनों रोज पे रहेगा, ठीक है। इधर आ जाओ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2x और 1 का स्क्वायर 1 प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर बोलना, y स्क्वायर माइनस 2 5 जा 10x प्लस 5 का स्क्वायर 10y, सॉरी 10y प्लस 5 का स्क्वायर 25, राइट। अब इससे आगे बस ये यही इतना ही सॉल्व होगा कि 25 और 1 को यहाँ जोड़ दो और 1 और 25 को यहाँ जोड़ दो, उससे ज्यादा तो सॉल्व होगा नहीं। देखो क्या बनेगा, x स्क्वायर फिर लिख दो पहले y स्क्वायर, फिर लीनियर टर्म्स लिख लो माइनस 10x माइनस 2y, लास्ट में कांस्टेंट टर्म लिख लो। कांस्टेंट टर्म क्या होगी, 25 और 1 26। उधर चलते हैं, इधर भी पहले क्वाड्रेटिक टर्म्स लिखो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, फिर लीनियर टर्म्स लिखो 2x माइनस 10y 25 और 1 26। बस इससे ज्यादा तो सॉल्वेबल नहीं है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म जाता है ये। अब क्या करना है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, क्या है, डिस्टेंस पी ए इक्वल टू डिस्टेंस पी बी, दोनों पे पूरे पे रूट लगा हुआ है, तो मैं दोनों मान लो ये पूरी एक इक्वेशन बन गई, यहां से लेके यहां तक ये पूरी इक्वेशन, दोनों को बराबर रखा ना मैंने, तो इक्वेशन बन गई। तो इक्वेशन में एलएचएस आरएचएस स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर सकते हैं ना, बोथ साइड्स जैसे ही आप स्क्वायरिंग करोगे तो स्क्वायर से पूरा रूट और स्क्वायर से पूरा रूट कट जाएगा, तो ये टर्म्स जो अंदर कैदी बन के बैठे हैं रूट के अंदर, ये सब आजाद हो जाएंगे, ठीक है, ये आजाद हो गए। अब क्या करना है, अब इक्वेट करना है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म, 26 से भी 26 खत्म। अब x वाली टर्म्स एक साथ लेके आओ, तो 2x को इधर ले आओ, माइनस 10x माइनस 2x, y वाली टर्म उधर ले जाओ, उधर क्या बैठा है माइनस 10y बैठा है, और इधर से माइनस 2y उधर जाएगा तो प्लस 2y, माइनस 10x माइनस 2x बिकम्स माइनस 12x, माइनस 10y प्लस 2y बिकम्स माइनस 8y, माइनस से माइनस प्लस हो गया मान लो, और 5 से काटना है जरा और 2 से काटना जरा, तो 2 6 जा 12, नहीं 2 से नहीं 4 से काटो ना सीधा, 4 3 जा 12x और 4 2 जा, तो 3x बराबर 2y, ये सिचुएशन किस में आ रही है, वही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। उसने कहा था किसे, मिड पॉइंट, कैसे, लेकिन ऐसा नहीं कह रहा ना कि बेटा P उस AB पे लाया कर रहा है, इत्तेफाक से आ गया होगा, बाकी गलत है। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, 3x इक्वल्स टू 2y, इसको डिलीट कर दो। आपने ऐसे मान लिया कि ये A है जिसके कोऑर्डिनेट्स 5,1 है, ये B है इसके कोऑर्डिनेट्स -1,5 है, और ये जो P है ये दोनों से बराबर की दूरी पर है, तो आपने P को मिड पॉइंट मान लिया। आपने ये थ्योरी लगाई कि P दोनों से बराबर की दूरी पर है ना, तो P मिड पॉइंट हो गया।
और p के कोऑर्डिनेट्स निकाल के एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स आपने निकाली और आगे इस तरीके से आपने काम कर लिया, ठीक है। लेकिन सपोज करो इसके अलावा ये चीज ऐसे भी तो हो सकती है, a यहाँ है, b यहाँ है, p वहां है, अभी भी तो p a से और b से बराबर की दूरी पे हो सकता है। जबकि मिड पॉइंट थ्योरम तो तभी अप्लाई होता है, मिड पॉइंट थ्योरम नहीं बोलते उसको, सेक्शन फॉर्मूला में मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला तभी अप्लाई होता है जब ये p a b के ऊपर लाए करे। समझ रहे बात को? तो इस बार आंसर मैच हो गया, हमेशा मैच करेगा गारंटी नहीं है। तो आप इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से ही करें, डिस्टेंस AP निकालो, डिस्टेंस PB निकालो और दोनों को इक्वेट करो, राइट? ओके, क्वेश्चन नंबर 18, द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इज 10 यूनिट्स। अच्छा जी, 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है क्या 2,-3, दूसरा पॉइंट है B के कोऑर्डिनेट्स पता नहीं है, तो B के कोऑर्डिनेट्स पता नहीं है तो क्या माने x, क्या, अच्छा एक कोऑर्डिनेट पता है, इफ द एब्सिसा ऑफ B, एब्सिसा क्या होता है, x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, तो B का एब्सिसा पता है यानी B का 10 x कोऑर्डिनेट 10 पता है, y कोऑर्डिनेट पता नहीं है तो उसको y को y रख दो, और इसकी दूरी दे रखी है कितनी 10 यूनिट्स। तो जैसे ही आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे ही आप इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो y की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। कैसे लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, d इज इक्वल्स टू 10 - 2 यानी 8 का स्क्वायर, राइट, फिर y -3, भाई 10 - 2 किया 8 का स्क्वायर लिख दिया, फिर y -3 यानी y +3, तो y +3 का होल स्क्वायर कर दिया, इसका रूट कर दिया, और ये डिस्टेंस गिवन है कितनी आनी चाहिए 10 यूनिट। तो इस पूरी इक्वेशन में y तो मिसिंग है, आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, 64 + y +3 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये रूट हट जाएगा और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, तो y +3 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 64 को वहां भेज देते हैं, 100 में से 64 गए 36। अब y +3 का होल स्क्वायर सॉल्व करो या रहने दो मत करो, रूट लगा दो, स्क्वायर हटा दो यहाँ से, तो वहां क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, 36 का रूट +or-6, क्योंकि देखो कोऑर्डिनेट है तो कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, अगर ये डिस्टेंस होती तो मैं पॉजिटिव ही लेता, पर डिस्टेंस तो दे रखी है, ये कोऑर्डिनेट है तो कोऑर्डिनेट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, तो +or-6 दोनों लेना है। अब y की वैल्यू निकालोगे, अगर +6 माने तो 6 में से 3 गया 3, और अगर -6 माने तो -6 और -3 -9, तो y कोऑर्डिनेट के दो आंसर्स हो सकते हैं, या तो 3 या -9, 3 और -9, ऑप्शन नंबर ए। फाइन, तो पता नहीं लगना है ना, तो अब क्या है, तो 2 क्वेश्चन में कौन सा तीर मार लो, 3, -9। देखो आपने एक चीज देखी, ऑप्शन में ये भी रखा हुआ है -3, -9, भाई थोड़ा सा अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ये पूरा इतना सारा काम करके भी आप फाइनल आंसर गलत टिक कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है जल्दीबाजी में, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, जल्दीबाजी कब होती है, जब हम स्टार्ट ही लेट करते हैं, समझ रहे हो बात को, जब हम स्टार्ट ही लेट करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हमको ट्यूशन आना है 7 बजे का टाइम है, अब हम उठे ही 6:45 बजे, तो फिर हम भागेंगे, इधर दौड़ेंगे, चीजें गिराएंगे, हड़बड़ी में आएंगे, भागते भागते आएंगे, इधर भी मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, वो पूरा दिन ही ऐसा जाएगा। लेकिन अगर अपन वेल इन टाइम उठ जाएं, रेडी हो जाएं, आ जाएं, तो फिर जल्दीबाजी होती ही नहीं है, नहीं होती ना, समझ रहे बात को। तो इसीलिए अब से जब अपन बोर्ड्स के लिए, अच्छा एक चीज और बता दूं आपको मैं, इंपॉर्टेंट नोटिस है या इन्फॉर्मेशन है, कोरोना अलर्ट फिर हो गया है ना, जयपुर में एक ही स्कूल में 10 बच्चे एक ही क्लास के, 10 से 12 जो भी है, कोई 10 बता रहा है, कोई 12, बोल तीसरा भी बता रहा है। दैट मीन्स क्या हुआ, दैट मीन्स ये हुआ कि आप जो भी एग्जाम देने वाले हो ना, फुल पॉसिबिलिटी है कि आपके फाइनल एग्जाम है, फुल पॉसिबिलिटी है कि ये, क्यों आपके हाफेली नहीं है, आपके हाफेली है ना, तो फुल पॉसिबिलिटी है वो हाफेली आपके फाइनल एग्जाम है। लास्ट ईयर हाफेलीज के बेसिस पे आपकी परसेंटेज बनी थी, क्यों भूल रहे हो, लास्ट ईयर वाले बच्चों की हाफेली के बेसिस, कुल मिला के स्कूल लेवल जो एग्जाम हुए थे दैट वर द फाइनल मार्क्स लास्ट ईयर, आपके नहीं, जो 10th वाले बच्चे थे उन्होंने जो हाफ ईयरली या एनुअल जो भी दिया था, स्कूल लेवल जो भी एग्जाम दिया था, वही उनकी फाइनल परसेंटेज बन गई, प्री बोर्ड था जो भी था, ठीक है। तो आप सीरियस हो जाओ भैया, ये आपके फाइनल एग्जाम है, ऐसे मानो, अगर नहीं होते हैं तो अच्छी बात है, वो बोनस है, लेकिन आप ये मान के चलो ये तो है, ये फाइनल एग्जाम ही है, तो कुर्सियों की पेटियां बांध लो और दिन रात बस पढ़ाई करनी है, फाइनल बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं भाई, एज पर माई इंफॉर्मेशन। हाँ ठीक है, चलो देखो, हाँ जी, अब
अब आवाज नहीं, देखो इधर देखो 3 -9। तो हम बात कर रहे थे कि हड़बड़ी नहीं करनी है, वेल इन टाइम स्टार्ट करना है पेपर को, और हर एक क्वेश्चन को बराबर बराबर टाइम देना है। किसी क्वेश्चन से ना ज्यादा दोस्ती करनी है, किसी क्वेश्चन से ज्यादा ना नफरत करनी है। फॉर एग्जाम्पल किसी क्वेश्चन में उलझ गए तो ऐसा नहीं कि मेरा ये क्वेश्चन मेरा दोस्त है तो मैं उसी में उलझा ही रहूं। सब बराबर है हमारे लिए। तू नहीं आ रहा, तू चल अगले पे आओ, ठीक है? समझ में आई? यही अप्रोच होनी चाहिए, यही अप्रोच होनी चाहिए। 1 मिनट पर क्वेश्चन, 1 मिनट पर क्वेश्चन में अगर वो सॉल्व होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो आगे चलो। नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आपको लगे कि कोई भी नहीं हो रहा है, कोई भी नहीं हो रहा है, कोई तो होगा। ऐसा हमेशा लगता है हमको कि यार ऐसे मैं छोड़ दूंगा तो सारे ही छूट जाएंगे। ऐसा हमको लगता है कि मैं छोड़ता जाऊंगा तो सारे ही छूट जाएंगे। अच्छा, एक हमारा देखो, हाँ आप एमसीक्यू में ठीक है, आपका थोड़ी सी अप्रोच थोड़ी सी चेंज कर लो। अभी मैं एमसीक्यू वालों की बात कर रहा हूँ जनरली, है ना? तो क्या होता है कि जब हमने एक एक जो क्वेश्चन देखा और हमको लगा यार ये नहीं हो रहा है, और हम उसको छोड़ते गए, आगे चलते गए 20 क्वेश्चन है ना, उत्तर तो 40 मिलेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 40 के 40 हमसे ना हो, ऐसा होता ही नहीं है कभी, है ना? अब क्या होगा, जैसे हमसे होने लगेंगे ना, और हम होके फिर जो हमने छोड़े थे ना वो भी हो जाएंगे, वो भी हो जाएंगे, ठीक है? जब बॉलर बाउंसर मार रहा होता है तो छोड़नी पड़ती है गेंद को, ना गेंद की शाइन बिगाड़नी होती है। एक बार शाइन बिगड़े, अब आता हूं, अब फिर वही बॉलर जो बाउंसर मार के परेशान कर रहा था उसी को छक्का मार सकते हो आप लास्ट के ओवर्स में, ठीक है? तो उसको सम्मान दो, अच्छी बॉल फेंक रहा है, बाद में अपमान कर देना, पहले सेट हो जाओ, ठीक है? हड़बड़ाहट नहीं करनी। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 वापस। सेंट्रोइड, if the centroid of the triangle formed by the points AB, BC, CA is at the origin, अगेन सेंट्रोइड का क्वेश्चन है। ट्राइंगल के वर्टिसेस क्या क्या हैं? दिस, राइट? अब इन 3 वर्टिसेस से बनने वाला सेंट्रोइड निकालो। सबसे पहले सेंट्रोइड निकालना बता दिया ना मैंने, x1, वो तो ओरिजिन से इक्वेट करेंगे। पहले एक बार इन तीनों से निकालो, एक बार इन तीनों से निकालो, निकाल के फिर चलो देखते हैं। 0 गलत है वैसे, देखते हैं। आई डू नॉट नो, देखते हैं चलो। तो हम क्या करते हैं, इन 3 पॉइंट से सेंट्रोइड निकालते हैं। लेट अस फाइंड द सेंट्रोइड। सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला दिव्यांग बताएगा, बोलो। हाँ, x इक्वल्स टू क्या होता है और y इक्वल्स टू क्या होता है? ठीक है, इसमें से बता x1, x2, x3 कौन कौन है इन 3 पॉइंट्स में? x1 कहाँ है, x2 कहाँ है और x3 कहाँ है? फॉर्मूला याद कर लिया, पहचान ही नहीं पाया तो ऐसा क्या काम का? हाँ हाँ, x1, y1, x1, x2 और x3 पहचानो। बता एंजल। ये तो है x1, ये है x2, ये है x3, ये है y1, ये है y2 और ये है y। भाई 3 पॉइंट हैं, तो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2 y2, तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x3 y3। तो x1 y1 और x1 x2 और x3 पहचान लिया मैंने, a b c। तो a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय व्हाट? 3। y कोऑर्डिनेट्स पहचानो जरा, वही b प्लस c प्लस a। तो अगेन a प्लस b प्लस c लिख सकता हूँ शफल करके, डिवाइडेड बाय 3, राइट? और हमको क्या गिवन है? हमको ये गिवन है कि ये जो चीज है ना, ये ओरिजिन है। ये क्या है? ओरिजिन है। तो इसको इक्वेट कर देंगे अपन किससे? 0 से। दैट मीन्स a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू, दोनों बराबर ही आ रहे हैं वैसे तो, 0। दैट मीन्स a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो गई? 3 इंटू 0, 0। बट होल्ड ऑन, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू उसने पूछी नहीं है, उसने किसकी वैल्यू पूछी है? अब हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो उस केस में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc होता है। देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो भाई, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 9th में सीखी थी, आइडेंटिटी होती है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस 3abc। इफ a प्लस बी प्लस सी 0 है देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है?
3ab तो हमारा a प्लस बी प्लस सी 0 आया था, तो फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस आइडेंटिटी में जैसे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 0 इंटू ये पूरी चीज खत्म हो जाती है, बचता क्या है? 3abc, राइट? तो तुक्का डजंट वर्क ऑलवेज, ठीक है? हमारे निवाई में एक कहावत है कि रोज रोज हरियाली मावस नहीं आती, ठीक है? इफ द पॉइंट P, लास्ट क्वेश्चन, इफ द पॉइंट P, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ विच आर m, 3 lies on the line segment joining the points this and this. अच्छा, अब क्वेश्चन समझ गए क्या? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2/5, 6, एक पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, राइट? इस A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट कौन सी बनेगी? लाइन सेगमेंट AB, यही बनेगी, बन रही है, दिख रही है। इस लाइन सेगमेंट AB पे वो तीसरा पॉइंट P, M, 3 भी कहीं ना कहीं बसा हुआ है। कहीं भी बसा दोस्तों, यहां बसा दो, बस जा तू भी, बस गया। अब पता करो कि M की वैल्यू क्या, अब पता करो कि M की वैल्यू क्या। क्वेश्चन समझ में आया? अब थ्योरी सुनो, उधर सुनो। y कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट तीनों के क्लियर हैं? तो y कोऑर्डिनेट की मदद से कैन वी फाइंड द रेशियो ऑफ डिवीजन, और एक बार रेशियो ऑफ डिवीजन आ गया तो फिर x कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। समझ में आई बात? लेट अस सपोज रेशियो ऑफ डिवीजन इज k:1, लेट अस सपोज रेशियो ऑफ डिवीजन इज k:1, तो y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? k इंटू 8 यानी 8k प्लस 1 इंटू 6 यानी 6 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज यानी k प्लस 1, और y कोऑर्डिनेट क्या है? 3, तो इसको इक्वेट कर दूंगा किससे? 3 से, वहां से k की वैल्यू आ जाएगी। इट गिव्स मी 8k प्लस 6 इक्वल्स टू 3 इंटू k, 3k प्लस 3k को उधर भेजेगा 5k बचेगा, 6 को उधर भेजेंगे -3 बचेगा, तो k की वैल्यू क्या बनती है? -3/, k की वैल्यू नेगेटिव बन गई। दैट मीन्स k की वैल्यू नेगेटिव बन गई क्या? देखो एक बार सही किया गया, फिर से देखो। 1 इंटू 6 और k इंटू 8, k इंटू 8 यानी 8k और 1 इंटू 6 यानी 6 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। ओके, तो बेटा इस थ्योरी के हिसाब से तो ये पॉइंट P है ना AB पे लाई नहीं करता, इसके बाहर लाई करता है, क्योंकि अगर रेशियो ऑफ डिवीजन नेगेटिव है दैट मीन्स जो डिवीजन हो रहा है वो एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है, इंटरनल डिवीजन नहीं हो रहा है। चलो छोड़ो, k की वैल्यू क्या आ गई? -3/5, तो k:1 का मतलब क्या हो गया? -3/5 यानी कि 5 को इधर 1 से मल्टीप्लाई करें तो रेशियो क्या बना? -3, आप -3:5 वाले रेशियो से m की वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे? 1 इंटू, नहीं अब तो -3/5 आ गया ना हमारे पास, -3, 5 इंटू दिस करना कितना होगा? 5 इंटू दिस, तो करीब करीब सारे तो आ गए, कोई भी ऐसा थोड़ा ना जो एब्सेंट है। ओके चलो देखो रेशियो रिवीजन आ गया हमारे पास। 5 इंटू -2/5 करेंगे तो 5 से 5 कट के -2 ही बचेगा ओनली, यहाँ लिख देता हूँ -2 प्लस -3 इंटू 2 करोगे यानी -6 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो, तो -3 में 5 जोड़े तो 2, ठीक है इसको सॉल्व करते हैं। -2 प्लस -6 यानी -8, -8/2 गिव्स मी, यानी कि x कोऑर्डिनेट क्या है? -4, यानी m की वैल्यू क्या है? -4। ठीक है, तो बेटा जो क्वेश्चंस यहां से पॉसिबल थे वो सब बता दिए मैंने, इसके बाहर शायद ही कुछ बचा होगा। ठीक है, हाँ जी, मेरे को मत दो, सोनाक्षी लो भाई, सब अपने पास रखो, एक मिनट रुको, एंजल ले पकड़, अपनी अपनी सीट पे बैठो, अपनी सीट पे बैठ सकते। हाँ एंजल बताओ सोनाक्षी कितने मार्क्स हैं? 8, नाम और मार्क्स जब तक तू बता। अनुष्का 13, हाँ
बिन नाम का क्या नाम है, मतलब कितने मार्क्स है? 11। मोहित है ना शायद बिना नाम का, 11। बोलो सृष्टि। दीपेश 7, सुन ले भाई दीपेश। 69। एंजल 7। शिवम 5। क्या निशिता 11। 7 या 8? रिश्वत तो नहीं खाई है? हाँ। दिव्यांग 4। भव्य 7। दिव्यांग ढक्कन वक्कन दू पानी का या चुल्लू पर खुद ही ढूंढ लेगा मुंह छुपाने के लिए? हाँ। 8। तो हाईएस्ट मैंने 13 सुने, किसके थे? अनुष्का, वेरी गुड, यू हैव टॉप द एग्जाम। है नहीं शायद लेकिन वो। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड स्माइल। टुमारो यू आर गोइंग टू फेस MCQ टेस्ट फॉर चैप्टर नंबर 12, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। टाइम बताते हैं? बताते हैं। अरे सर